दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये घटना चक्र की जो दृष्टि की बुक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाली, ठीक है, उसका ये पूरा कंप्लीट बुक एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके 4-5 पार्ट आ चुके हैं, ये 6वां पार्ट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और एकदम क्विक रिवीजन इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और जितने भी वीडियोस पिछले आ चुके हैं उनको भी देख लीजिए। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जो भी मैं डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि मुझे कोई भी परीक्षा संबंधी, किसी भी परीक्षा संबंधी आपको जानकारी देनी है तो वो भी आपको आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ और जो भी जानकारियां हैं उससे भी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक, देखिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था थोड़ा बहुत, एक लेमैन भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी थी। उसी कंटिन्यूएशन में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करने वाली गैसों का क्रम दिखाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये क्रम पूछा भी जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं गैसें, योगदान करती हैं, सबसे नंबर 1 पे है जलवाष्प, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पे मीथेन और चौथे नंबर पे ओजोन। तो ये याद रखिएगा क्रम। ठीक है, पहले पे वाटर वेपर, जलवाष्प, दूसरे पे कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पे मीथेन और चौथे पे ओजोन। तो ऐसे याद रखिएगा इसको, किसी भी तरीके से आप अपना इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उससे बताया गया है इसमें प्रमुख गैसों के बारे में। तो पहले क्या क्या, पहले जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया है। धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण में ये लाभ पहुंचाती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश, जो वृक्ष हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 ऑक्सीजन जो है, जो जीवनदायिनी, उस वो मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाभकारी होती है। और हानिकारक इसलिए होती है कि अधिकता इतनी ज़्यादा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का मतलब उसको प्रभावित कर रही है। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन बढ़ रहा है, तो इस वजह से भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है ये। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश भाग समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो याद रखिएगा, ठीक है, अधिकांश भाग समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ये। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक CO2 ग्रहण करते हैं और पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। लाभदायक प्रभाव इसके जैसे पौधे के विकास के लिए ये जरूरी है। सांद्रता इसकी बताई गई है वायुमंडल में अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है इसकी। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है, अन्य गैसों से अधिक है ये। ठीक है, और अब देखिए मीथेन के बारे में बताया गया है इसमें। मीथेन का रासायनिक नाम क्या है? CH4। ठीक, अन्य नाम इसका मार्स गैस, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है ये, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्स गैस किसको कहते हैं? तो CH4 यानी मीथेन को, याद रखिएगा। इसके स्रोत बताए गए हैं, स्रोत कई बार पूछे गए हैं। मीथेन से तो फेवरेट टॉपिक है ये, मीथेन जो है फेवरेट टॉपिक है, याद रखिएगा। इसको आप दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा। देखिए इसके स्रोत, देखिए स्रोत जितने भी इसके सोर्सेज हैं उससे तो जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु, धान की खेत, कोयले की खदानें, आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रोफाइट्स, और जो ये हाइड्रोफाइट्स, ये प्राकृतिक स्रोत हो गए, आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। बाकी ये सब जो है वो कहीं ना कहीं इसमें मानव की कृत्रिम गतिविधियां हैं जो, वो सब इन्वॉल्व हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। वायु प्रदूषक है ये, इसके बारे में बता दिया मैंने। देखिए यहाँ पे भूमंडलीय उष्णता का प्रभाव बताया गया है, दो टाइप का है, दोनों टाइप का है प्रभाव। सकारात्मक भी पड़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें आप देखिए दोनों प्रभाव है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। देखिए कैसे, सकारात्मक में क्या क्या बताया गया है? अधिक बादल बनते हैं, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण, अधिक CO2 के कारण वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है, पौधों द्वारा जल उपयोगिता की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक, और नुकसान क्या क्या है? देखिए नकारात्मक, तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना,
समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर पिघलेगा तो उसके जो उसका पानी है वो समुद्र में आएगा, ठीक है। और समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, चरम दशाएं देखने को मिलती हैं, जैव विविधता का नुकसान होता है, सूखा, कहीं सूखा पर कहीं बाढ़, ठीक है। चक्रवातों की बारंबारता देखने को मिलती है, फसल उत्पादकता में कमी हो जाती है, भारी क्षति का मतलब उठाना पड़ता है, आपने देखा होगा। अभी देखिए कितने सारे मतलब लगातार चक्रवात आते रहते हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी के अनुसार 2090 से मतलब 1990 से 2100 के मध्य तापमान में कितनी वृद्धि हुई, तो 1.4 से लेकर के ये 0.58 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ा है, ये वृद्धि होगी, बताया है कि इस यहाँ से लेकर के इसके बीच में इतना होगी, ठीक है। 1.4 से लेकर के 5.8 तक, अगर नहीं चेते तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मानवता जो है समाप्त होने के कगार पे आ जाएगी। आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के मध्य समुद्री सतह में कितना वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो 0.33 से लेकर के और 0.45 मीटर, यानी कि लगभग 1 मीटर, 1 मीटर से कम। लेकिन अगर उतना भी बढ़ गया तो बहुत सारे देश हैं जिनका अस्तित्व जो है मिट जाएगा या उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जलवायु परिवर्तन इससे सम्मेलन जो हुए हैं वो सब बताया गया है इसमें। देखिए, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कौन सा है, ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये 1992 में जो रियो डी जेनेरियो हुआ था ना सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, उसी में इसको अपनाया गया था, ठीक है, ये उसी में हुआ था। इसका अन्य नाम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कहीं अगर ये पूछ लिया जाए कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कब लागू हुआ था या कब अपनाया गया था, तो 1992, याद रखिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न घुमा के पूछा जा रहा है आजकल इनडायरेक्टली। प्रभावी तिथि इसकी देखिए 94 से 21 मार्च 1994 से, 50 देशों से अधिक द्वारा समर्थित। कोई भी अगर यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, कोई भी अभिसमय या कोई कन्वेंशन कुछ भी लागू करता है ना, तो उसमें क्या है, मिनिमम जो देशों की संख्या है, जो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स के साइन होने चाहिए, तो वो 50 होने चाहिए, उसके बाद ही वो लागू होता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। जब तक 50 मेंबर उस पर साइन नहीं कर देंगे तब तक वो लागू नहीं होगा, याद रखिएगा। वर्तमान परिदृश्य अभी विश्व के लगभग 197 देशों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जा चुकी है, ठीक है, यानी कि 197 देशों ने इस पर साइन कर रखा है। अर्थ आवर क्या है, अर्थ आवर देखिए क्या है, वर्ल्ड वाइड फॉर फंड फॉर नेचर, ये जो WWF है ना, वो एक विश्वव्यापी ये आंदोलन है, उसके द्वारा चलाया गया। मार्च माह में अंतिम शनिवार को, ये भी देखिए, अभी आज 25 मार्च है, तो आप ये मान के चलिए कि अंतिम जो शनिवार होगा वो होगा 26 तारीख को, ठीक है, यानी कल। तो 26 मार्च को इस बार मनाया जाएगा, ठीक है। तो रात को 8, साढ़े 8 से साढ़े 9 के बीच बिजली उपकरणों का प्रयोग बंद करना। कहने का मतलब 1 घंटे आप बिजली का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको जो है उससे फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर एक आदमी बंद करेगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन अगर सोचिए पूरे वर्ल्ड में 1 घंटे के लिए अगर अपने घर की लाइटें वगैरह सब ऑफ करके बैठ जाएं आराम से चुपचाप, तो ये मान के चलिए कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर कलेक्टिवली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा इसका। उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाना। मैं इसके बारे में ये कहूँगा आपको कि अगर आप इस दिन, जैसे अभी जो शनिवार का आएगा, ये 8 से साढ़े 8 के बीच में एटलीस्ट आप हाफ़ एन आवर तो आप अपने घर की लाइटें जो है, पूरे घर की नहीं, जहाँ पे नहीं है ज़रूरत, जहाँ पे लगता है आपको कि यहाँ पे बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अनावश्यक जहाँ लाइटें जलती हैं वहाँ तो बंद करना ही करना है। लेकिन जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे हम नहीं जाते हैं, कम जाते हैं, या ये रूम यूज़ कम होता है लेकिन लाइट फिर भी जल रही है, तो उसको ज़रूर आप बंद करिए, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, ठीक है, याद रखिएगा, इसको करिएगा ज़रूर, बहुत फ़ायदा होगा इससे। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, ठीक। UNFCCC के बैठक के बारे में बताया गया है, ये 2015 का जो पेरिस समझौता हुआ था, इसके बारे में बताया गया है क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करना, 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर के 2 डिग्री से कम करना, ठीक है, या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री से अधिक ना होने पाए। वर्ष 2020 तक 100 बिलियन, ये 100 अरब डॉलर
जलवायु निधि जो जमा करना है विकसित देशों द्वारा, विकसित देश जमा करेंगे उसमें, ग्रीन क्लाइमेटिक फंड जो बना हुआ है उसमें, ठीक है। ये प्रभावी कब से हुआ है पेरिस समझौता? 4 नवंबर 2016 से। वर्तमान में 195 देशों द्वारा हस्ताक्षरित है। इससे बीच में वो अमेरिका हट गया था, यूएसए, लेकिन अभी जब ये नए राष्ट्रपति आए हैं बाइडेन महोदय, इन्होंने फिर से इसमें एंट्री ली है, ठीक है। और उससे पहले जो ये थे अपने राष्ट्रपति वहाँ के यूएसए के, उन्होंने वहाँ से अपना कदम पीछे कर लिया था, बोला था ये यूएसए के लिए मतलब इकोनॉमिकली ये नुकसानदेह है, ठीक है, क्योंकि पैसा देना पड़ रहा था, तो इस वजह से ये उधर से हट गए थे, लेकिन अभी फिर एंट्री कर लिया है उसमें। हरित, ये क्या है, ये ग्रीन जो क्लाइमेटिक फंड के बारे में जो बताया वो उसकी देखिए रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष की स्थापना। इसके उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रिया में सहायता करना। कहने का मतलब ये है, समझिए क्यों इसको स्थापित क्यों किया गया, थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 20 से 25 सेकंड। देखिए इसको इसलिए मोटा मोटी आप समझिए लेमन भाषा में, जैसे कोई आपका पड़ोसी है, ठीक है, वो आपके संसाधनों मतलब आपके आसपास के संसाधनों और ये सब को यूज़ करके और वो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो फिर जब वो आगे बढ़ गया और आपका जब नंबर आया आगे बढ़ने का, तो बोला जा रहा है कि यार तुम रुको, तुम अपना डेवलपमेंट मत करो, तुम ये है वो है, दुनिया भर की बातें बताई जा रही हैं। तो अब उससे क्या होगा कि आपका विकास रुक जाएगा या आप विकास नहीं कर पाओगे। तो उसकी सहायता के लिए जो विभिन्न विकसित देश हैं, वो ये डिसाइड किया गया कि भैया आप सब लोग कुछ ये जो अमाउंट है वो आप दोगे इन देशों को, ठीक है, ये ताकि ये अपना जो प्रौद्योगिकी है उसको मतलब उन्नत करें, बढ़ाएं, और जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सब कम उत्सर्जित करें, और उससे क्या है उनको नुकसान भी ना हो, क्योंकि भाई औद्योगिकरण होगा तभी विकास होगा, है ना। अगर औद्योगिकरण नहीं होगा और औद्योगिकरण होगा तो आप मान के चलिए कि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी। तो इसलिए ये ये सारी चीज़ें करी गई हैं। ये मैंने एक लेमैन भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी, तो उसको समझ लीजिएगा आप। ग्रीन हाउस गैस हरित ये कोष बोर्ड, ये इसके द्वारा प्रशासित किया जाएगा। गठन का प्रावधान ये यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये हाँ कानकुन में हुआ था 2010 में, याद रखिएगा, मैक्सिको में। ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। अन्य जो संधियां हैं वो देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ये 2005 में प्रभावी हुआ था, 1997 में ये साइंड हुआ था सब, ठीक। इसमें क्या है ये बताया गया है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, UNFCCC से संबंधित। धारा 12 इसकी क्या कहती है? स्वच्छ विकास युक्त यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की ये बात करता है। लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ये मैचिंग में आते हैं, ये सब याद रखिएगा। अंगीकृत थी इसकी 97 में ये आया, लेकिन ये लागू हुआ है 2005 से। लागू करने की तिथि है 16 फरवरी 2005। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने हेतु बाध्यकारी समझौता है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बाध्यकारी है ये। कार्बन टैक्स क्या है? कार्बन टैक्स क्या है, जिसे बताया गया है कि इसका स्वरूप बताया गया है, CO2 के उत्सर्जक ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला ये कर है, ठीक है। विशेषता इसका उदाहरण प्रदूषण कर का है। प्रथम प्रस्ताव कब दिया गया था? 2005 में न्यूजीलैंड द्वारा, फर्स्ट इसी द्वारा दिया गया है, न्यूजीलैंड के द्वारा। और लगाने वाले अन्य देश कौन कौन से हैं? पहले इसी ने लगाया था 2005 में। अभी और अन्य देश कौन कौन से हैं? जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है एंड नॉर्वे है। तो ये सब जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, ये कंट्रीज़ ज़्यादातर ये सारा काम करती हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए वहाँ पे जितने भी इंडेक्सेस वगैरह हैं और सब में वही सब टॉप करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये सब बहुत समझदार लोग भी हैं, और वहाँ की जनसंख्या भी कम है, लोग थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, वो समझ जाते हैं चीज़ों को। अपने यहाँ भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह है कि अच्छा कर रहा है भारत, फिर भी कंपैरेटिवली अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें ही हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है, ये पूरक प्रोटोकॉल है किसका? ये जैव विविधता अभिसमय का, ठीक है। प्रतिबद्धता है जैव विविधता की रक्षा करने के लिए। तो कार्टाजेना ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जैव विविधता से। क्योटो वाला किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल वो ग्रीन हाउस गैसेस को उसका उत्सर्जन कम करने के लिए। ये कब अपनाया गया था? ये 29 जनवरी 2000 को। और लागू कब हुआ था कार्टाजेना वाला?
ये लागू हुआ था 11 सितंबर 2003। ईयर याद रखिएगा, कई बार ईयर पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस के उद्देश्य से भी और ऐसे भी जो प्री में भी पूछा जाता है ये। अब देखिए इनको जो ये 8 कार्य योजनाएं हैं, ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, ये 2008 में ये लागू हुआ था ये मिशन। इसमें 8 मिशन हैं, वो याद रखिए कौन कौन से मिशन हैं वो ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारतंत्र परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन। ये 8 के 8 याद रखिएगा आप। एक दो बार इसको आप देखेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है बताने के लिए। ठीक, चलिए ओजोन परत क्षरण, ये क्या है? ओजोन परत क्षरण क्या है? ओजोन परत बनती कैसे है? तो देखिए ओजोन परत बताया गया है कि जो समताप मंडल है वहाँ पे पाई जाती है, उसका जो सांद्रण है वहाँ पे बहुत अधिक पाया जाता है। परावैंगनी किरणों को ये रोकती है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, उच्च ऊर्जा युक्त किरणें जो आती हैं उधर से, और उसमें ये आपस में इसको पहले तो रोकती हैं, फिर वहाँ पे दिखाया गया है इसमें कैसे चरण में ये इसका निर्माण होता है। प्रथम चरण में ऑक्सीजन प्लस ये हुआ, फिर ऑक्सीजन ऐसे कर करके बताया है इसमें कि ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, और रोकती भी हैं ये। अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधे ज़मीन पर पहुँचें तो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होंगी। ठीक है, 1985 में एक ब्रिटिश दल टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा आर्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है ये, याद रखिएगा। 1985 में सबसे पहले ब्रिटिश दल द्वारा, ठीक है, आर्कटिक के ऊपर देखा गया था ये ओजोन छिद्र। तो ये बहुत बहुत बार पूछा भी गया है ये, याद रखिएगा इसको। परत की मोटाई कैसे क्या है, किस हिसाब से कैसे होती है? तो देखिए ये परत मापने का जो इकाई है वो डॉप्सन है। ये भी कई बार पूछा गया है, डॉप्सन किससे संबंधित है? डॉप्सन तो ओजोन परत की मोटाई से। मौसम के हिसाब से कैसे परिवर्तन होता है इसमें? देखिए मौसम के हिसाब से भी बहुत परिवर्तन होता है इसमें। कैसे होता है देखिए, बसंत ऋतु में इसकी मोटाई बढ़ जाती है, जो ओजोन परत है ना वो बसंत ऋतु में बढ़ जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में जो न्यूनतम होती है। अभी बसंत ऋतु जैसे चल रही थी कुछ दिन पहले, अब तो चेंज हो गया मौसम जैसे, तो बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है, सांद्रण सर्वाधिक होता है। और वर्षा ऋतु में जो जुलाई से लेकर सितंबर तक मान के चलिए आप, उस समय ये न्यूनतम होती है। ठीक, इसीलिए देखिए उस टाइम पे धूप इतनी तगड़ी लगती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ये चमड़ी उमड़ी सब जल जाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा उसको। ओजोन परत के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, ओजोन परत के ही है ये मोटाई। अब इसमें अवस्थिति के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। यूपीपीसीएस, ये यूपी ट्रिपल एस सी, सारे एग्ज़ामों में, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछा गया है ये। देखिए अवस्थिति देखिए, मुख्यतः समताप मंडल के निचली परत में, याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। और परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो 15 से 30 किलोमीटर, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है ये, ऐसे 15 से 30 किलोमीटर के बीच में। ठीक, ओजोन परत 15 से 30 किलोमीटर समताप मंडल में। इसमें इसका विनियमन कैसे? समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, ठीक है, उसी से इसका चलता रहता है, बनती रहती है। कार्य, सूर्य के परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हैं उनसे लाभ भी हैं हानियाँ भी हैं। तो लाभ देखिए ये है, हानि ये है कि ग्लोबल वार्मिंग में भी ये प्रभाव डालती है अपना। ठीक, विस्तार देखिए इसका 10% हिस्सा जो है क्षोभ मंडल में है, लेकिन 90% हिस्सा जो है वो समताप मंडल में है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, समताप ओजोन परत की सर्वाधिक संकेंद्रण किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में, याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन गैस से ही रिलेटेड अभी दिया गया है सारा, इसमें बताया गया है। तो निचले वायुमंडल में एक खतरनाक प्रदूषक है, ऊपरी वायुमंडल में ये पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वही चीज़ मैंने बताया कि प्लस माइनस दोनों है। ठीक है, ओजोन परत के रूप में सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण को ये रोकती हैं, अदरवाइज स्किन कैंसर और दुनिया भर की समस्याएं बढ़ सकती हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, फ्रिज में जो प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों को विपणन सामान्यतः किया जाता है वो क्या है? मेफ्रॉन ब्रांड के तहत। ठीक है, अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है बड़े संयंत्रों में, जो बड़े बड़े संयंत्र दिखते हैं उसमें वो अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं प्रशीतक के रूप में।
देखिए सीएफसीज क्या है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा सीएफसीज, देखिए उत्तरदायी इसमें बताया गया है सीएफसीज कौन कौन से हैं। ये ओजोन छिद्र के लिए ये हानिकारक होते हैं। मानव निर्मित यौगिक क्लोरीन फ्लोरीन से एवं कार्बन से बने जो यौगिक हैं उसी को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस है ये, ओजोन गैस से अभिक्रिया करती है, ओजोन का ऑक्सीजन में विघटन कर देती है, ओजोन परत का क्षरण हो जाता है, रंगहीन गंधहीन सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाती है ये। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? अत्यधिक स्थायी यौगिक, ये वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गैसीय एवं द्रवीय पदार्थ, रेफ्रिजरेटर व वातानुकूलित संयंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग होते हैं ये। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर वगैरह जो यूज़ करते हैं तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह ज़्यादातर उत्सर्जित होता है। रासायनों का एक ये समूह है। तो इस तरीके से ये बताया गया है इसमें। अब यूवीबी विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव, जो ओजोन परत अगर संरक्षण नहीं होगा तो उसके उपाय बताए गए हैं इसमें। ठीक है, कैसे क्या होगा, अगर वो वहाँ से अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे आ रही हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वन और वन्यजीव में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए क्या क्या प्रभाव हो सकता है यूवीबी किरणों से। देखो जीन परिवर्तन हो सकता है, मोतिया बिंदु हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, पौधों की वृद्धि में रुकावट हो सकती है, सनबर्न हो जाता है ना, देखा होगा आपने। आप अगर कहीं इधर सी शोर पे जाइए, आप समुद्री तटीय स्तर पे स्थल में जाइए, तो वहाँ पे अगर आप काफ़ी देर तक समुद्र और उधर उसका अगर आनंद ले रहे हैं तो आपको सनबर्न होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पत्तियों को क्षति होती है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, आनुवांशिक दोष होते हैं। तो ये बताया गया है कि यूवी किरणों से क्या हानि हो सकती है। अब ये बताया गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उसकी स्थिति और उसके बारे में बताया गया है। देखिए विस्तार बताया गया है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं पता है आपको, ये जैसे पृथ्वी है ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये यहाँ से एक, ये यहाँ से, यानी कि ये 10 डिग्री इधर, 10 डिग्री ये वाला नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया। ठीक है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इस पे ये जो भूमध्य रेखा जो होती है उसके पैरेलल जो खींची गई रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, एक एक डिग्री पे खींची हुई काल्पनिक रेखाएं ही, उन्हीं को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ये ऐसे, वो उनको देशांतर बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैं बता दूंगा इसको ज्योग्राफी में। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ये मैंने एक आपको बताया इसमें। तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो 10 डिग्री वाले उसमें पाए जाते हैं, ये 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, विशेष तथ्य क्या है, विश्व का सबसे बड़ा बायोम यही है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। पृथ्वी के धरातल के लगभग 8% भाग ये कवर करते हैं। अन्य तथ्य वर्ष भर जो है इनको यहाँ पे वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं, वही है 10 डिग्री इधर 10 डिग्री नीचे, तो पाए ही जाएंगे वहीं पे। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं। सीएफसी है, हैलोजेंस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राई क्लोरोएथिलीन है, हेलोन 1211 1301 इत्यादि। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित कहाँ होता है, ध्रुवों पर। ठीक है, वहीं देखने को मिलता है। ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ हुआ, अंटार्कटिका के ऊपर। तिब्बत के पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया था किसने, GW केंट मूर ने। ठीक है, केंट मूर याद रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। वियना संधि एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, ये किससे, तो ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, तो ये 1989 में 87 में साइन हुआ था और 1989 में ये इसको लागू किया गया। ईयर याद रखिएगा, मैचिंग में भी आता है ये। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, वही ओजोन संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखिए विषुवतीय वन के बारे में बताया गया है 200, वही जो अभी उसके ऊपर बताया मैंने। 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले वर्षा वन जो है वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें जो प्रमुख वनस्पतियां हैं वो देख लीजिए, लंबे और चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 80% जो जैव विविधता है इन्हीं वनों में पाई जाती है। ठीक है, अमेजॉन वर्षा वन के बारे में बताया है। अमेजोनिया या अमेजॉन वन
ठीक है, चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं ये सब। जो ब्राज़ील वाला एरिया है वहीं पे, अमेज़न नदी के आसपास वाले दोनों तरफ। विशेष नाम है ये, पृथ्वी ग्रह के ये फेफड़े कहे जाते हैं, याद रखिएगा, पूछा गया है ये प्रश्न। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कौन से? ये जो अमेज़न वर्षा वन पाए जाते हैं इन्हीं को बोला जाता है। पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन यही करते हैं, ठीक है। अभी कुछ थोड़े दिन पहले ही इसके ऊपर रिपोर्ट भी आई थी एक, जो उसमें बताया गया था कि काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है वहाँ पे। तो आप समझिए कि अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो बहुत मतलब बुरा असर दिखेगा पर्यावरण पे, ठीक है। तो सोचना चाहिए वहाँ की सरकार को, या जो भी है, जितने भी कंट्रीज़ हैं सभी को सोचना चाहिए। परीक्षा के दृष्टि से देख लीजिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। इधर वाला पहले देख लेते हैं, ओजोन प्रक्षरण के प्रभाव। तो प्रभाव मैं बता चुका हूँ आपको, ये देख लीजिए आप, वही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। यूवी ए और यूवी बी, यूवी सी तो आ नहीं पाती है, लेकिन जो आ गई उसमें से ये त्वचा की मतलब हानिकारक प्रभाव डालते हैं ये त्वचा पे, ठीक है। पराबैंगनी किरणें जो है ए बी सी 3 होती हैं ये, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है इनमें भी परीक्षा की दृष्टि से। तो हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ये टेक्सास वृक्ष सूचीबद्ध है किसमें? रेड डाटा बुक्स में, ठीक। और टैक्सोल नामक औषधि जो जो विशेषता कैंसर के प्रति प्रभावी है, तो ये टेक्सास वृक्ष से ही इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और उसी का काफ़ी सारा उसको नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है ये। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन, ठीक है। अपने यहाँ मैंग्रोव वन सब सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है कहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा में। गोवा का वह द्वीप जो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो वो कौन सा द्वीप है? चौराव द्वीप, याद रखिएगा, पूछा भी गया है ये, ठीक है। इसे बहुत बार पूछा गया है। देखिए अब वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग बताए गए हैं। आपको पता है ये, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा ये। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि वृक्ष या वनों से हमें कितना लाभ मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, इसमें देखिए दिया गया है संभाव्य संसाधन होते हैं, एक वास्तविक और एक आरक्षित और एक स्टॉक वर्गीकरण के चरण के आधार पर, ठीक है। अब देखिए वनों द्वारा प्राप्त सेवाएं, अब आप सेवाएं देख लेंगे, आपको इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सारी चीज़ें जानते हो, फिर भी देख लीजिए। उत्पादक क्रियाओं में फल, रेजिन, एल्कलाइड, रबड़, औषधियाँ। सुरक्षात्मक क्रियाओं में भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, सूखा, ठंड, हवा, ये सब, धूप से सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण से बचाव, ठीक है। सांस्कृतिक लाभ, उससे आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्य रचना। नियमनकारी क्रियाएं भी हैं क्या? जैसे तापमान नियंत्रण, अवशोषण, बाढ़ व सूखा पर नियंत्रण, गैसों जो CO2 और O2 का संतुलन बनता है। कार्बन के जैव भू रासायनिक चक्र का नियमन भी यही करते हैं। अगर इनको आप उन्मूलन कर दोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उन्मूलन करने से वनोन्मूलन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जंगल की आग, खेती। इसके कारण क्या है? जो वन का कटाई हो रही है या उन्मूलन हो रहा है, तो क्या क्या कारण है? जंगल की आग लग जाती है। अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या USA में कई कई महीनों तक आग जलती रहती है। बताइए, बहुत नुकसान होता है उससे पौधों को, वो ठीक है। खेती योग्य भूमि का विस्तार, जो स्थानांतरित कैसे देखते हैं। सड़कों के विकास में पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, ठीक है। काष्ठीय पादपों का अंधाधुंध व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। पशुओं द्वारा घास चरा जा रहा है, ठीक है। नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी की जा रही है, इसलिए और भी जो है वनोन्मूलन हो रहा है, जिससे अपना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक। उन्मूलन के प्रभाव बताइए। देखिए, प्रभाव में देख लीजिए आप, ये सब मेंस वगैरह में कई बार लिखने को आ जाता है। ऐसे कुछ अगर प्रश्न बन गए, जानते रहिए, बहुत आप ये पढ़ा होगा आपने बहुत सारे किताबों में भी। तो देखिए उसके प्रभाव देख लीजिए। अगर पेड़ पौधे कट रहे हैं, उनका ह्रास हो रहा है, तो देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वर्षा कम हो जाती है। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जाति विलोपन, भूमंडलीय तापन में वृद्धि, मृदा अपरदन होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा, मरुस्थल का निर्माण होगा, बाढ़ एवं सूखा, जैव विविधता की हानि होगी, ठीक है। ये सारे प्रभाव पड़ेंगे अगर वन नहीं है। वनों का वर्गीकरण बताया गया है इसमें। देखिए, वनों का वर्गीकरण क्या है? संरक्षित वन होता है, एक राष्ट्रीय वन होता है, ग्राम वन होता है, और एक वृक्ष भूमि होती है, ठीक है।
तो यहाँ तक रखते हैं, अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे लेकर आएंगे यहाँ से, पेज नंबर 32 से, ठीक है, यहाँ से आगे से लेकर आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ठीक, और कमेंट कीजिएगा आप लोग, अच्छा लगा कमेंट कीजिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कर के लिए सजेशन देना है तो भी कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।